दोस्तों आज हम डिकोड करेंगे इंडियन नेवी का वो अंडर कवर डिस्ट्रीब्यूटेड लेथेलिटी ब्लूप्रिंट जिसने चाइना से लेकर के पाकिस्तान तक हड़कंप मचा दिया है। आज के इस वीडियो में हम उस खौफनाक रणनीति का सच सामने लाएंगे जो आज तक सभी से छुपाया गया है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि समंदर में युद्ध को लेकर के आपकी पूरी सोच आज बदलने वाली है। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से ग्लोबल डिफेंस सर्कल्स और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक बात बहुत तेजी के साथ में फैलाई जा रही थी कि भारत की एक नई और रहस्यमय मिसाइल जिसे ग्लाइड फायर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, वो बहुत जल्द दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के साथ जगह लेने वाली है। इंडियन नेवी एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह तैयार कर रही है जिसे मिलिट्री की भाषा के अंदर मल्टी टियर स्ट्राइक आर्किटेक्चर कहा जाता है। दोस्तों इंडियन नेवी का असली मास्टर प्लान ब्रह्मोस को उन बड़े और चुनिंदा मिशन के लिए यूज करना था जो दुश्मन की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, और बाकी छोटे और मझोले मिशंस के लिए समंदर में ही दफन करने के लिए एक पूरी की पूरी नई फौज खड़ी करने का प्लान था। अब दोस्तों इस नई और पूरी इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि पिछले 2 दशकों के अंदर समंदर का बॉस कौन रहा है। दोस्तों पिछले 20 सालों से इंडियन नेवी की मारक क्षमता का इकलौता और सबसे बड़ा चेहरा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल रही है। मैक 3 की स्पीड यानी कि आवाज की गति से 3 गुना तेजी से उड़ने वाली और 450 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज रखने वाली इस सुपरसोनिक मिसाइल ने दुनिया भर के नेवल कमांडर्स की नींद उड़ा रखी है। यह एक हैवी वेट हथियार है जिसे अगर एक बार फायर कर दिया गया तो दुश्मन के रडार इसे देख तो सकते हैं लेकिन इसे रोक नहीं सकते हैं। ब्रह्मोस का 3000 किलो का वजन और इसका काइनेटिक इंपैक्ट इतना भयानक होता है कि वो किसी भी भारी सुरक्षा वाले नेवल फ्लीट या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर के 2 टुकड़े कर सकते। लेकिन दोस्तों यहीं पर ही हमारे रणनीतिकारों और मोदी सरकार की डिफेंस प्लानिंग के सामने एक बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौती खड़ी हो गई थी। ब्रह्मोस बहुत ताकतवर है लेकिन वो हर मर्ज की दवा नहीं है, बहुत भारी है। दोस्तों आधुनिक समुद्री युद्ध अब सिर्फ बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डेस्ट्रॉयर्स के बीच नहीं लड़े जाते हैं। आज के दौर के अंदर दुश्मन छोटे छोटे गश्ती जहाजों, ड्रोन्स, बोट्स और लॉजिस्टिक वेसल्स का इस्तेमाल करके स्वॉर्म अटैक करने की कोशिश करते हैं। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी इसी स्वॉर्म रणनीति के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रही है। अब दोस्तों जरा सोचिए, अगर दुश्मन की कोई 10 या 20 करोड़ रुपए की छोटी सी नाव हमारे समुद्री इलाके के अंदर घुसपैठ कर रही है तो उसे डुबोने के लिए हम अपनी करोड़ों रुपए की यानी कि 30 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल को फायर नहीं कर सकती। ये आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। दोस्तों 3000 किलो की ब्रह्मोस को फायर करने के लिए भारी लॉन्च इक्विपमेंट चाहिए होते हैं जो सिर्फ नेवी के बड़े युद्धपोतों पर ही लगाए जा सकते हैं। आप नेवी के हर छोटे जहाज के ऊपर, हर छोटी नाव के ऊपर या फिर हर कार्वेट के ऊपर ब्रह्मोस फिट नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर दुश्मन का जहाज इस लायक नहीं होता कि उस पर इतनी प्रीमियम और हायर एंड वेपन को बर्बाद कर दिया जाए। तो दोस्तों यहीं पर ही उस गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है जिसने ग्लाइड फायर और NASMR जैसे वेपन्स को जन्म दिया है। दोस्तों अब वो समय आ गया है कि इंडियन नेवी अपनी सिंगल सिल्वर बुलेट वाली मानसिकता से बाहर निकले। अगर कोई आपसे कहे कि ग्लाइड फायर ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन रिप्लेसमेंट है तो वो पूरी तरह से गलत है। मौजूदा इंटेलिजेंस और डिफेंस अपडेट्स ये साफ इशारा करते हैं कि ग्लाइड फायर एक बजट फ्रेंडली मीडियम रेंज का ऐसा सामरिक हथियार है जिसे रोजाना के ऑपरेशंस और छोटी और मझोली नेवल स्ट्राइक्स के अंदर डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों इसका मकसद ब्रह्मोस की जगह लेना नहीं है बल्कि ब्रह्मोस का बोझ हल्का करना है। दोस्तों ब्रह्मोस का काम है दुश्मन के सबसे भारी और सबसे सुरक्षित जहाजों का सीना चीर देना, जबकि ग्लाइड फायर का काम होगा उन छोटे और मीडियम रेंज के टारगेट्स को सस्ते में निपटा देना जिन पर ब्रह्मोस खर्च करना समझदारी नहीं है। दोस्तों ग्लाइड फायर को आप ब्रह्मोस से नहीं बल्कि NSMR से जोड़ करके देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में दोस्तों ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये NASMR क्या भला है और क्यों ड्रैगन की नेवी इससे खौफजदा है। तो दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पर्दे के पीछे DRDO ने जो काम करके दिखाया है वो भारत की समुद्री ताकत को एक अलग ही लीग के अंदर लेकर के चला गया है। NASMR यानी कि नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज।
भारत की भविष्य की नौसैनिक मारक क्षमता का सबसे मजबूत पिलर माना जा रहा है। अगर दोस्तों आप इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन सबसोनिक एंटीशिप हथियारों की लिस्ट के अंदर देखेंगे तो ये अमेरिका की मशहूर हार्पून मिसाइल को सीधी टक्कर देती है। ये वो वेपन है जो लाइट टॉर्पीडोज और भारी भरकम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों के बीच की खाली गैप को पूरी तरह से फिल कर देता है। इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन सुनकर के किसी भी दुश्मन के पसीने छूट सकते हैं। 350 किलोमीटर की शानदार ऑपरेशनल रेंज, मैक 0.9 की तेज सबसोनिक स्पीड और 150 किलोग्राम का बेहद घातक वॉरहेड। लेकिन दोस्तों इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी मारक क्षमता नहीं बल्कि इसकी वर्सेटिलिटी है। डीआरडीओ ने इसे इस तरह से इंजीनियर किया है कि इसे सिर्फ जहाजों से ही नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में छिपी पनडुब्बियों और आसमान के अंदर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। दोस्तों जरा सोचिए, इंडियन नेवी का मिग-29 के फाइटर जेट या फिर स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान जब NASMR से लैस होकर के उड़ान भरेगा तो वो दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना 350 किलोमीटर दूर से ही उसके पूरे बेड़े को समंदर में ही डुबो सकता है। और भारत सिर्फ मीडियम रेंज पर ही नहीं रुका है, भारत ने हाल ही के अंदर NASSR यानी कि इसके शॉर्ट रेंज वेरिएंट का भी सफल टेस्ट कर लिया है। दोस्तों ये वेरिएंट हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है और इसकी रेंज 55 किलोमीटर है। यानी अगर दुश्मन का कोई जहाज हमारे नेवल फ्लीट के करीब फटकने की कोशिश कर रहा भी होता है तो नेवी के सी हॉक या फिर ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हवा से ही उसे मौत की नींद सुला देंगे। अब दोस्तों उस खौफनाक सच को समझिए जिसे डिकोड करने के अंदर ग्लोबल थिंक टैंक्स के भी पसीने छूट रहे हैं। इंडियन नेवी सिर्फ मिसाइलें नहीं खरीद रही है बल्कि वो एक पूरा का पूरा डाइवर्सिफाइड स्ट्राइक आर्किटेक्चर खड़ा कर रही है। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसे 3 अलग अलग टीयर्स यानी कि 3 अलग अलग परतों के अंदर बांटा गया है और इसी लेयर्ड स्ट्रेटजी ने हिंद महासागर के अंदर चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के सपने को चकनाचूर कर दिया है। दोस्तों सबसे ऊपर आता है द हैवीवेट टियर। इस टियर के अंदर आज भी ओरिजिनल ब्रह्मोस का ही राज रहेगा। लेकिन भारत सरकार और सेना सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य देख रही है। लिहाजा दोस्तों इसी टियर के अंदर बहुत जल्द एंट्री होने वाली है ब्रह्मोस NG यानी कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंडियन फ्लीट के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आएगा। दोस्तों ब्रह्मोस NG का वजन ओरिजिनल ब्रह्मोस के मुकाबले बिल्कुल आधा होगा यानी कि करीब 1200 से लेकर के 1500 किलो के बीच में होगा। इसकी लंबाई भी 6 मीटर के आसपास होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत का हल्का स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस्वी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले जाने के अंदर सक्षम हो जाएगा। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक भारत ने ब्रह्मोस NG के रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS को भी इतना कम कर दिया है कि चाइना के एडवांस एयर डिफेंस रडार्स भी इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ये मिसाइल चुपचाप जाएगी और मैक 3 की स्पीड से दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर देगी। दोस्तों इसके ठीक नीचे आता है द मिडवे टियर। ये वो परत है जहां NASMR और भविष्य में आने वाली ग्लाइड फायर मिसाइलें राज करेंगी। इस हथियार की रफ्तार भले ही सबसोनिक हो लेकिन इनका काम दुश्मन को अपनी संख्या बल और सटीक मारक क्षमता से तबाह करना है। नेवल कमांडर्स को अब अपने टारगेट चुनने के लिए फ्लेक्सिबल और सस्ते ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर टारगेट छोटा है तो NASMR फायर करो, अगर टारगेट बहुत बड़ा और खतरनाक है तो ब्रह्मोस का बटन दबा दो। लेकिन दोस्तों भारत की सामरिक सोच यही नहीं रुकती है। भारत ने एक तीसरी परत भी तैयार कर ली है जिसे हम स्पेशलाइज्ड स्ट्राइक कहते हैं। इसके अंदर ऐसे वेपन शामिल हैं जिसका काम बिल्कुल अलग और बेहद सटीक है। दुश्मन की आंखें फोड़ने यानी उसके रडार सिस्टम्स को तबाह करने के लिए भारत रुद्रम सीरीज की एंटी रेडिएशन मिसाइलें बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ गहरे जमीनी टारगेट्स को मिटाने के लिए LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का विकास किया जा रहा है। 15 जून 2026 को भारत ने इस LRLACM का जो सफल टेस्ट किया था उसने पाकिस्तान की पूरी डिफेंस लाइन को डिप्रेशन में डाल दिया था। दोस्तों 1000 से लेकर के 1500 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल
टेरेन हगिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल उड़ान भरते समय जमीन के बिल्कुल चिपक करके चलती है, पहाड़ों और घाटियों के बीच से अपना रास्ता खुद बनाती है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार इसे देख तक नहीं पाते हैं। और बात यही खत्म नहीं होती। 1 मई 2026 को भारत ने LRA-SHM यानी कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सफल टेस्ट किया है। मैक 10 की अकल्पनीय रफ्तार और 1500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाला यह हाइपरसोनिक वेपन भविष्य के अंदर समंदर का सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। दोस्तों अब जरा तस्वीर को जूम करके देखिए। ब्रह्मोस NG, ग्लाइड फायर, NASM-MR, LRACM और LRASHM। दोस्तों जब ये सारे वेपन्स एक साथ एक ही नेटवर्क से जुड़ेंगे तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जन्म लेता है जिसे मिलिट्री स्ट्रेटजी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड लेथेलिटी कहा जाता है। यही वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेथेलिटी है जो आज भारत का सबसे बड़ा वेपन बन चुकी है। इसका सीधा सा मतलब यह है दोस्तों कि आप अपनी मारक क्षमता को सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े जहाजों तक सीमित मत रखिए। आप अपने हर छोटे बड़े जहाज के ऊपर, हर फाइटर जेट, हर हेलीकॉप्टर और हर पनडुब्बी को किसी ना किसी घातक मिसाइल से लैस कर डाल दिए। एक हाइपोथेटिकल वॉर सिनेरियो की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि चाइना की PLA नेवी का एक बहुत बड़ा टास्क फोर्स मलक्का स्ट्रेट पार करके इंडियन ओशन के अंदर घुसता है। चाइना के कमांडर्स अपने रडार पर भारत के बड़े डेस्ट्रॉयर्स को खोज रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि असली खतरा वहीं से आएगा। लेकिन अचानक उन्हें पता चलता है कि उनके चारों तरफ मौजूद भारत के छोटे छोटे गश्ती जहाज, जिन्हें वो अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, वो भी NASMR और ग्लाइड फायर जैसी मिसाइलों से लैस हैं। आसमान से उड़ने वाले तेजस विमान ब्रह्मोस NG लॉक कर चुके हैं और पानी के नीचे छिपी सबमरीन्स भी फायर करने को तैयार हैं। दुश्मन पूरी तरह से एक ऐसे चक्रव्यूह के अंदर फंस जाता है जहां मौत हर डायरेक्शन से आ रही होती है। चाइना के कमांडर्स को समझ में नहीं आता कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को किस तरफ मोड़ें। क्या वो मैक 3 की रफ्तार से आ रही ब्रह्मोस NG को रोकें या फिर मैक 0.9 की रफ्तार से पानी की सतह से चूमती हुई आ रही दर्जों NASMR को रोकें। दोस्तों यही है डिस्ट्रीब्यूटेड लेथेलिटी का असली खौफ, जहां भारत का एक साधारण सा लॉजिस्टिक वेसल भी रातों रात एक किलर मशीन के अंदर तब्दील हो जाता है। इस पूरी स्ट्रेटजी का एक और बहुत बड़ा पहलू है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, और वो है भारत की इकोनॉमी और रक्षा उद्योग के ऊपर इसका असर। दोस्तों मोदी सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि वो इस डिस्ट्रीब्यूटेड लेथेलिटी का बैकबोन है। जब आप एक ही तरह की मिसाइलें बनाते हैं तो आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप सीमित होता है, लेकिन जब हमारी नौसेना NASMR, ग्लाइड फायर, LRACM और ब्रह्मोस NG जैसी अलग अलग मिसाइलों की डिमांड करती है तो देश के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार होता है। DRDO के साथ साथ आज देश की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो, गोदरेज एरोस्पेस और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक साथ मिलकर के कई अलग अलग काम कर रहे हैं। दोस्तों अलग अलग मिसाइल लाइंस बनाने का मतलब है कि भारत का रक्षा विनिर्माण आधार यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत मजबूत हो रहा है। इसके अलावा देश के अंदर तकनीकी ज्ञान यानी कि टेक्निकल नो हाउ तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्वदेशी एडवांस टर्बो गैस जनरेटर यानी कि ATGG इंजन, जिसे NASM-MR को पावर देने के लिए भारत में ही विकसित किया गया है। दोस्तों अब हमें छोटे इंजन्स के लिए रसिया या फिर वेस्टर्न कंट्रीज का मुंह नहीं ताकना पड़ता है। एक मजबूत घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री होने का सबसे बड़ा सामरिक फायदा तब मिलता है जब युद्ध लंबा खिंच जाए। अगर कल को कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें हथियारों की सप्लाई के लिए किसी विदेशी ताकत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। हमारी अपनी फैक्ट्रीज दिन रात इन मिसाइलों का प्रोडक्शन कर सकती हैं, जिससे युद्ध के मैदान में हमारी नेवी के पास में कभी भी गोला बारूद की कमी नहीं होगी। दोस्तों ये वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि रणनीतिक स्वायत्ता है जो भारत को ग्लोबल मंच पर एक असली सुपर पावर बनाती है। भारत की इस आक्रामक और बेहद स्मार्ट अप्रोच को देख करके दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट हैरान हैं। पश्चिमी देश जो हमेशा से भारत को सिर्फ एक बायर यानी कि हथियार का खरीदार मानते थे, वो आज भारत के इस स्वदेशी मिसाइल नेटवर्क को देख करके अचंभित हैं।
भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ना तो अमेरिका का मोहताज है और ना ही रसिया का। भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस डिप्लोमेसी अब एक नए आत्मविश्वास के साथ में काम कर रही है। जब भारत अपने इस डाइवर्सिफाइड आर्सेनल को दुनिया के सामने रखता है तो साउथ चाइना सी से लेकर के अरब सागर तक इसका एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। दोस्तों, चाइना जो लगातार अपनी बेड़े के अंदर नए नए जहाज और मिसाइलें जोड़ करके दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है, उससे अब यह समझ में आ चुका है कि सिर्फ जहाजों की संख्या बढ़ाने से युद्ध नहीं जीते जाते। अगर आपके हजारों जहाजों को डुबोने के लिए सामने वाले के पास में हर रेंज, हर साइज और हर रफ्तार की क्वालिटी की मिसाइलें मौजूद हैं तो आपका पूरा बेड़ा सिर्फ समंदर के अंदर तैरता हुआ एक टारगेट बनकर के रह जाएगा। पाकिस्तान के लिए तो दोस्तों यह स्थिति किसी दुस्वप्न से कम नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी नेवल कैपेसिटी भारत की इस नई मिड वेट टियर मिसाइलों के सामने ही सरेंडर करने को मजबूर हो जाएगी। ब्रह्मोस का इस्तेमाल करना तो उसके लिए बहुत दूर की बात है। अब दोस्तों, आप इस पूरी की पूरी जो मिसाइल स्ट्रेटजी है उसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।